जरूरत नहीं है। जंग के चलते क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या क्या महंगा होगा? अगर आपके मन में यह आशंका है कि अगर सप्लाई बाधित होगी तो चीजें भी ऊपर जाएंगी, इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, डिमांड सप्लाई अगर फुलफिल नहीं होती है तो प्राइसेस ऊपर जाते जाते हैं। जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं कि क्या अब महंगाई बढ़ना तय है, किन किन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी, यह आपको मैं बताने और समझाने जा रहा हूं। और समझिए किस तरीके से अब सरकार इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जी हां, जवाब नंबर 1, जंग के चलते महंगाई बढ़ेगी? हां बढ़ेगी। जंग के चलते महंगाई बढ़ना तय है। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर सप्लाई बाधित होगी, अगर डिमांड सप्लाई फुलफिल नहीं होती तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जवाब नंबर 2, क्रूड महंगा होने से सब कुछ महंगा होगा, यानी फ्यूल महंगा होगा तो हर कमोडिटी, हर सर्विस महंगी हो जाएगी। जवाब नंबर 3, जंग के चलते क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं। यह बात भी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। क्या क्या महंगा होगा मैं आपको बता रहा हूं। और जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, $100 प्रति बैरल के ऊपर कीमतें जा चुकी है। जंग के चलते महंगाई बढ़ेगी या नहीं, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। जवाब नंबर 4, पेट्रोल डीजल महंगा होगा। बिल्कुल महंगा होगा। अगर क्रूड की सप्लाई कम होगी, पेट्रोल डीजल जरूर महंगा होगा। जवाब नंबर 5, अगला जवाब, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो आपकी सर्विसेज भी महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी। अगला जवाब क्या है? खाना, कपड़ा, ये दोनों ही महंगे हो जाएंगे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्रूड अगर सप्लाई टाइम पर नहीं होती है, फ्यूल महंगा होता है तो खाना और कपड़ा सबसे पहले महंगा हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, ट्रक का जो किराया है, जो माल ढोने वाले ट्रक्स हैं, जहां पर हमारा खाने पीने का सामान, दवाइयां, दुनिया भर के जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो सारे महंगे हो जाएंगे। ट्रक का किराया बढ़ेगा अगर फ्यूल महंगा होता है। इसके अलावा किसानों पर भी बोझ पड़ने जा रहा है। कैसे? अगला पॉइंटर आपको बताएगा। जवाब नंबर 8 क्या है? खेती में डीजल महंगा हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे किसान खेती के लिए डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर के लिए, अपनी मशीन चलाने के लिए, बोरिंग चलाने के लिए, वहां पर कीमतों का दबाव देखने को मिलेगा। जवाब नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सब्जी, दूध, अनाज की कीमतें भी बढ़ेंगी, यानी रोजमर्रा वाली जो चीजें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। अगला जवाब आपकी स्क्रीन पर है, इंपोर्ट महंगा होगा। जी हां, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। जवाब नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इंपोर्ट यानी बाहरी मुल्कों से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा अगर फ्यूल महंगा होगा। जवाब नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, सप्लाई बाधित होने का मतलब है कि एलपीजी भी महंगी हो जाएगी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरेलू रसोई गैस है वो भी महंगी हो जाएगी, यानी आम आदमी की जेब पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जवाब नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय करेंसी कमजोर होगी, यानी रुपया कमजोर होगा इस जंग की वजह से, अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और क्रूड महंगा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी, टॉप 5 पिक आपके लिए लेके आया हूं दर्शकों। इसके बाद हम पैनल के पास जाएंगे और पैनल से हम डिस्कशन करेंगे। अगला ग्राफिक्स आपको बताएगा 5 सबसे अहम चीजें जो महंगे होने जा रही हैं दर्शकों। उसकी पिक नंबर 1, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। कौन सी चीजें सबसे ज्यादा महंगी होंगी, टॉप 5 पिक लेकर आया हूं। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। पिक नंबर 2 जो महंगा होने जा रहा है, टॉप 5 पिक में से जो दूसरा पिक है, सब्जी, फल और राशन महंगे हो जाएंगे दर्शकों, आम आदमी की दिक्कत हो जाएगी। पिक नंबर 3, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा, रसोई गैस का बजट बढ़ेगा, सब्जियां, राशन सब महंगे हो जाएंगे अगर क्रूड का हाल यही रहा और जंग चलती रही। पिक नंबर 4, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे हो जाएंगे, आने जाने का भाड़ा, ट्रेन, बसें सब कुछ महंगी हो जाएंगी। और टॉप पिक का आखिरी पिक है निर्माण और घर बनाना, यानी कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन के सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। इसके बाद अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, भारत के पास कितना तेल स्टॉक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तैयार हैं मुकम्मल तरीके से, और अगर आप ये जान रहे हैं कि मुकम्मल तरीके से तैयार हैं, तो आने वाले वक्त में आखिर क्या क्या महंगा हो जाएगा ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। एसपीआर एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एसपीआर क्या होता है और हमारे पास कितने दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊंगा, फुल फ्रेम ग्राफिक्स हम आपको देंगे और बताएंगे, समझाएंगे कि एसपीआर क्या होता है। जी हां, एसपीआर यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये फैक्ट्स बता रहा हूं, भारत के पास कितना तेल स्टॉक है और एसपीआर क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना इंतजाम किया हम देशवासियों के लिए ताकि हम पैनिक ना हो। फैक्ट नंबर 2, एसपीआर एक इमरजेंसी सीक्रेट बैकअप होता है, यानी ये बैकअप रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, जंग के हालात के लिए, अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो फ्यूल हमारे पास रहेगा। फैक्ट नंबर 3, इसकी लोकेशन विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर है, जहां पर हम इमरजेंसी स्टॉक रखते हैं अपने क्रूड का, अपने फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीआर में करीब 9 से 10 दिन का कच्चा तेल स्टोर रहता है। मैं ये बाइफर्केशन बता रहा हूं अलग अलग।
एसपीआर में 9 से 10 दिन का तेल हमारे पास रहता है। अगला फैक्ट नंबर 5 आपके पास जो आने जा रहा है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 10 दिन का होता है। फैक्ट नंबर 5, सरकार कई लेयर्स में तेल का स्टॉक रखती है, सिर्फ एक जगह नहीं होता, अलग अलग डिपोज, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग असेंबलीज में हमारे पास क्रूड रखा होता है। सरकार कई लेयर में इसको इकट्ठा रखती है। फैक्ट नंबर 6, रिफाइनरी डिपो में 20 से 25 दिन का स्टॉक रहता है, यानी एसपीआर में 15 दिन का, रिफाइनरी डिपो में 20 से 25 दिन का, तो ये करीब करीब 30 से 35 दिन का हो गया। अगला फैक्ट, ट्रांजिट में 10 से 15 दिन का बैकअप होता है। ये ट्रांजिट का मतलब ये कि रास्ते में जो फ्यूल हमारे पास पहुंच रहा है समंदर के रास्ते में, वो ट्रांजिट होता है, तो उसको भी एक बैकअप की तरह सरकार काउंट करती है। 10 से 15 दिन का ट्रांजिट बैकअप हमारे पास होता है। तो टोटल बैकअप कितना हो गया? कुल बैकअप हमारे पास 40 से 50 दिन का बैकअप हो गया, और ये मोटा मोटा करीब करीब 60 दिन का बैकअप होता है, यानी किसी भी इमरजेंसी के हालात में हमारे पास 60 दिन का बैकअप होता है। इसलिए घबराने की, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। सरकार ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये जंग लंबी खिंच गई दर्शकों, तो मुश्किल जरूर होगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए मैं समझने जानने की कोशिश करूंगा, और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आने वाले वक्त में इस जंग का इम्कान क्या होगा, क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। स्वागत कीजिए इकबाल अहमद साहब का, कांग्रेस के नेता हैं। इकबाल साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार जी मेरे साथ हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा मेरे साथ होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं। रजत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस लीडर के पास जा रहा हूं। इकबाल साहब, सरकार ये दावा कर रही है कि भाई हमारे पास सारे इंतजाम हैं, हमारे पास पूरा बफर स्टॉक है, पैनिक बाइंग मत करिए, पैनिक बुकिंग मत करिए, पेट्रोल पंप पर भीड़ मत लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब संबोधित किया तो उन्होंने 2-3 मोटी मोटी बातें कही। उन्होंने कहा कि कोविड की तरह ही हमें एकजुट रहने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है, धीरज और संयम से काम लेने की जरूरत है। लेकिन इकबाल साहब, अगर ये जंग लंबी खिंच जाती है, क्रूड की सप्लाई रुक जाती है, तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा। सरकार ये कह तो रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब चीजें यहां पर मुकम्मल तरीके से हैं, लेकिन फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आपको कोविड जैसे हालात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए? इकबाल साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतियां अपनाई, वो नीतियों के वजह से आज इतना ज्यादा परेशानियों का सामना देश कर रहा है। आज जो संकट में देश आया है, वो उनकी नीतियों से आया है। ना वो इजराइल जाके फादरलैंड बनाते इजराइल को, ना आज इस परेशानियों का दौर देखना पड़ता। ईरान हमेशा हमारा साथ दिया है। भारत सन 94-95 की मैं बात करूं कि जब पूरी दुनिया मेरे साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन ईरान मेरे साथ खड़ा हुआ। और आज पता नहीं क्या इनको खतौर छाया था कि मोदी जी जाते हैं और वहां पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ मुलाकात करते हैं और कहते हैं ये फादरलैंड। अरे, ये हिंदुस्तान का फादर हो जाता है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। और ट्रंप के पता नहीं किस डराव से या डर से ट्रंप के नतमस्तक हो गए, ट्रंप की चीजें सुनने लगे और देश को इस संकट में उन्होंने डाल दिया। तो देश जो है महंगाई से तो जूझ ही रहा था, अब इनकी कुछ गलत नीतियों से जूझने के लिए कगार पे आ चुका है। और प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोल के लोगों को पैनिक कर दिए। इनको बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं, आप लोग तैयार रहिए। तो जनता है, जनता परेशान हो गई, क्योंकि कोरोना काल में वो अपनी जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में कोई मदद ही नहीं की थी लोगों की। आज लोग परेशान थे, आज भी जो परेशान है वो अब और डर गए। डर के मारे वो लाइन लगा रखी है, उन्होंने गैलन ले लिया। कुछ लोग तो पूरा कई गैलन लेके पहुंच जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए। तो मैं जनता से भी अपील करता हूं, इतने पैनिक मत होइए और परेशान ना होइए। भगवान सब चीजें सही करेगा, अच्छा करेगा। और मोदी जी को भी मैं इनसे विनती करूंगा कि ये जनता की सेवा में पूर्ण रूप से काम करने की कोशिश करें, अपनी गलत नीतियों को बदलें। क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे कि अपने आप को बदलिए और देश के हित के लिए काम करिए, लेकिन तब तो ये उस वक्त कह रहे थे कि अफवाह फैला रही है कांग्रेस, अफवाहों के बाजार में आप लोग भ्रमित मत होइए। तो मोदी जी हमेशा राहुल गांधी जी की बात नहीं माने। जब राहुल जी एक तरह से समझ लिए भविष्यवाणी जो करते हैं वो सच होती है, क्योंकि उनको जितनी नॉलेज है शायद किसी को इतनी नॉलेज होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं बीजेपी के पास जाऊं, इकबाल साहब, पिनराई विजयन ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी को तो इतनी जानकारी भी नहीं जितना कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जानता है। पिनराई विजयन,
केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बात कही है। अब राहुल गांधी कितने समझदार हैं उस पर हम आएंगे। अवधेश जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों, सरकार के गलत फैसलों की वजह से ये देश की हालत हुई है। आप इजराइल के साथ तो खड़े दिखाई देते, लेकिन ईरान के साथ आप खड़े नहीं हुए। ईरान ने हमें हमेशा हमारा साथ दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दामन थामा। सरकार की गलत नीतियों की वजह से अब हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। अवधेश उपाध्याय। अमित जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं इकबाल जी बोल रहे थे कि गलत नीतियां हैं। अरे भाई, गलत नीतियां होती तो आज हमारे देश में भी जो और देशों की जगह और देशों में तो और इवन रूल लागू हो रखा है, वो हमारे देश में हो चुका होता। जो और देशों ने जो फ्यूल राशनिंग कर रखी है वो हमारे देश में भी हो रही होती। जो गैस तेल पर जो और देशों ने जो 30 से 40% कीमतों की बढ़ोतरी की है वो हमारे देश में भी हो रही होती। लेकिन एक बात उन्होंने नहीं कही, सारी बातें कह दी। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है हमारे देश में, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, वहां पर जो है पेट्रोल पर कीमत बढ़ाई गई है 5-5 रुपए। उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने ये कहा कि मोदी जी की गलत नीतियां, मोदी जी की गलत नीतियां नहीं है, मोदी जी की जो कूटनीति है उसी के चलते आज हमारा देश मजबूती से खड़ा हुआ है ऐसे समय में, जिस समय में पूरा विश्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये सब लोग मान रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मान रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि मोदी जी की जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है हमारी, वो बहुत अच्छी काम कर रही है। ठीक है अवधेश जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। आपस में लड़ रहे हैं अमेरिका जी। आवाज आ रही है अमित जी? जी, शायद आपका नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है अवधेश जी, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू है। मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है अवधेश जी, प्लीज स्टे विथ मी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं संजय सर के पास जाऊं, रजत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और जंग के जो हालात हैं रजत जी, अभी कोई ये नहीं कह सकता ये जंग कितनी लंबी चलेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल कर रखा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ईरान बहुत पिक एंड चूज कर रहा है। वो जिसको चाह रहा है उसके शिप्स को जाने दे रहा है, जिसकी शिप्स को नहीं चाहता नहीं जाने दे रहा है। वॉर टैक्स बड़े पैमाने पर ईरान वसूल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब संबोधित किया, उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ सकते हैं, सिचुएशन अभी बहुत अच्छी नहीं है और ये जंग बहुत लंबी भी खिंचेगी तो देश की इकोनॉमी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर। उन्होंने सप्लाई चेन का जिक्र किया कि हाँ, क्रूड सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं। रजत जी, पॉलिटिकल वेंडेटा एक अलग बात होती है, पॉलिटिकल रेजिम चलाना एक अलग बात होती है, देश की बेहतरी के लिए काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर सप्लाई रुक गई, सप्लाई बाधित हो गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? क्रूड तो घर में बनता नहीं, वो बहुत करेंगे, 50 दिन का बफर स्टॉक रख लेंगे, आप रिफाइनरीज को ठीक से काम करने के लिए कह देंगे, अपनी कूटनीति के बल पर ईरान से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कि इंडियन शिप्स को, वेसल्स को आने दीजिए। लेकिन अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो क्या आप इकोनॉमिक लॉकडाउन जैसे सिचुएशन देख रहे हैं रजत जी? देखिए, अगर जंग लंबी खिंचती है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से बहुत सी चीज़ें आपने बताई। आपने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अगर मान लीजिए ये चीज़ 1 महीना और खिंच जाती है तो आपको सबसे पहले पेट्रोल और गैसेस के बाकियों के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते दिख जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के प्राइजेस बढ़े नहीं हैं। इंडस्ट्रियल जो डीजल है उसके प्राइस लगभग 25% बढ़े हैं। न्यारा ने, जो प्राइवेट एक फर्म है, उसने 5 रुपये बढ़ा दिए हैं अभी पेट्रोल के प्राइस। हालांकि जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने अभी प्राइजेस नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अप्रैल तक अगर ये चीज चल जाती है एंड तक, तो डेफिनेटली आप मई में इसका रिपरकशन देखेंगे। बट एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सप्लाई चेन और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ आपको अभी के लिए परेशान नहीं करेगी, ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करती है। जैसे आपने बताया था कुछ चीजें ट्रांजिट में होती हैं, 10 से 15 दिन का जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल होता है वो ट्रांजिट में होता है। अगर ये ट्रांजिट भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो इसका असर हम देखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिट तो वापस फिल नहीं हो पा रहा है, तब हम महीने 1.5 महीने बाद असर देखते हैं। उसी तरह से जैसे यूरिया है, यूरिया का स्टॉक हमारे पास 2 महीने से ज्यादा का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फर्टिलाइजर और यूरिया जो आता है वो चीन से आता है। इसके अलावा एपीआईज जो हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, वो चाइना से आते हैं। अब चाइना ने क्या किया है, उसने बहुत सारे एक्सपोर्ट्स पे कर्ब लगाना शुरू किया है, क्योंकि वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए उनका इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो अभी इनके प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि अभी जो फरवरी और मार्च में हुआ है उसका असर हो सकता है हमें सितंबर अक्टूबर में
देखने को मिले। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे देखिए कोविड वाला जब टाइम हुआ था, उस समय जब लॉकडाउन हुआ तो सप्लाई चेन बाधित हुई थी। उसका असर यह पड़ा था कि कुछ महीने और कुछ सालों बाद कार की जो सप्लाई थी उसमें बहुत देरी आने लग गई थी, डिलीवरी लेट हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पैनल था वो लेट आ रहा था। यही सिचुएशन अभी हो सकती है। कैसे? एक हीलियम गैस होती है जो यही जो एलएनजी वगैरह होता है उसके साथ निकलती है, कतर ओमान से आती है, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गया है, ये बाधित हुई है। अब हीलियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? उसका एमआरआई मशीन्स में होता है। बेसिकली चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की जो इंडस्ट्री होती है उसकी प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए अगर ये बाधित होती है तो चिप्स बाधित होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा जो सेगमेंट है वो बाधित होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम्स इससे रिलेटेड हैं, अप्लायंसेस हैं, व्हीकल्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो इंपैक्टफुल होती हैं, लेकिन वो तुरंत नहीं होंगी। इसका असर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद भी नजर आ सकता है। उसी तरह से जितने भी अभी फिलहाल जहां जहां पर अटैक हुआ है वहां पर वापस रिवाइव होने में, मान लीजिए आज के दिन भी अगर युद्ध रुक जाता है तो सप्लाई चेन जो नॉर्मल शिपिंग है उसको भी वापस से नॉर्मलाइज होने में आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे कम से कम। लेकिन जहां पे प्रोडक्शन रुका है, जहां पर आग लगी है, जहां पे जो रिजर्वायर्स हैं या पेट्रोलियम के प्लांट्स हैं रिफाइनरी के, अगर वहां पर बाधा हुई है तो वो 1 साल, 2 साल, और कतर और ओमान जैसा कह रहे हैं उनके हिसाब से 5-5 साल तक वहां पे प्रोडक्शन नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। और ओवरऑल दुनिया के लिए चीजें कम है, मतलब ये सीमित साधन है, तो उसमें आप वही जो डिमांड सप्लाई की बार बार बात कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, ज्यादा मांग करेंगे। अब रशिया उसकी सप्लाई करेगा, यूएस सप्लाई करेगा, लेकिन यूरोप उसकी मांग बढ़ा देगा, जापान और कोरिया से मांग बढ़ जाएगी, वो ज्यादा पे करेंगे। उस स्थिति में प्राइसेस बढ़ेंगे, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। हर एक जो स्ट्रेट है, सिर्फ अभी हरमुज की बात नहीं है, बाबल मंदाब हो गया, मलक्का स्ट्रेट हो गई, इन सभी जगहों से जो भी शिप जाएंगी उनको वॉर प्रीमियम देना पड़ जाएगा क्योंकि ये खतरा बन जाएगा। तो ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो सभी जगहों पर एक साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये एक मेजर समस्या है। अगर आप WTO का ही एक आंकड़ा लें तो उन्होंने कहा था कि पिछले साल ग्लोबल ट्रेड 4.6% से बढ़ा था, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन वो उनका इस साल का एस्टिमेट स्पेशली वॉर शुरू होने के बाद का बताता है कि इस साल चांसेस हैं कि ये 1.9% से बढ़े, जो कि आधे से भी कम है। और ये खतरनाक बात है क्योंकि अगर ग्लोबल ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो हम प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो हमारे काम की चीजें हैं वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और ओवरऑल दुनिया में वो महंगाई बढ़ने का सिनेरियो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो आप सिनेरियो देख रहे हैं उसमें इंडिया मेरे हिसाब से अभी महीने 2 महीने तक हम बहुत अच्छी सिचुएशन में है, काफी चीजें मैनेज की जा सकती हैं। हम अपनी पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 27 से ज्यादा 40 देश हैं जहां से हम क्रूड ऑयल और बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। लगभग 17,000 करोड़ का उन्होंने शिपिंग के सिनेरियो में कहा था। इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए उन्होंने मेंशन किया था कि हम 50% तक का लगभग असिस्टेंस दे रहे हैं, जो प्रीमियम बढ़े हैं उसको लेकर। कुछ 400 या 500 करोड़ का एक एक्सपोर्ट असिस्टेंस का पैकेज है, $6 बिलियन के इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पैकेज की बात हो रही है। तो इस तरह के पैकेजेस की चर्चा हो रही है। ग्राउंड पे आने में इनको थोड़ा सा समय लगेगा, बट जो पैनिक वाली चीज है जी उसे रोकने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज स्टे विद मी रजत जी। संजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को तो मिल रहा है क्योंकि आपने जिस तरह से पहले भी शोज में आप हमारे साथ आए हैं संजय सर, और आपने